अब चल के कुछ खाना खाते हैं सही वाला। चौदह सौ बानवे यानी 15वीं सदी के एंड तक गरनाता भी उमैयों या अरबों के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका था। 1492 में आखिरी खलीफा बनु उमैया के उसने सरेंडर किया ईसाई बादशाहों के सामने, और उसके बाद से फिर एक जितने भी मुसलमान यहाँ बसते थे उनको निकालने का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक ऐलान किया गया कि जितने भी मुसलमान वहाँ बस रहे थे और यहूदी, या तो वो कन्वर्ट हो जाएं ईसाइयत में और या फिर उस जगह को छोड़ जाएं 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अल-हमरा डिक्री, कोई एक और नया फरमान ईसाई बादशाहों की तरफ से आया कि 3 महीने के अंदर अंदर तमाम यहूदी और मुसलमान या तो ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाएं और या फिर गरनाता को छोड़ दें। तो जो ज़्यादा अमीर लोग थे, जो एफ्लुएंट थे मुसलमान और यहूदी, तो वो तो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले गए, जो कि अब मोरक्को और वो सहारा वाली साइड है। लेकिन जो मुतवसत तबके के लोग थे, गरीब लोग, वो तो नहीं जा सकते थे। तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए ईसाइयत में। लेकिन वहाँ तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे जो दूसरी रियासतें जिनको ईसाई बादशाहों ने फ़तह किया था, वहाँ से ईसाइयों को ला के तो आबाद किया गया इन नई फ़तह शुदा रियासतों के अंदर। 15वीं सदी के एंड तक जो ईसाइयों की तादाद थी 3000 से बढ़ के वो 50,000 तक हो गई सिर्फ गरनाता शहर के अंदर। उसकी वजह यही थी कि जितनी भी बाकी रियासतें जो कि ईसाई बादशाहों ने फ़तह की थी, कुर्तुबा, टोलेडो और अल-अंदलुस की और बाकी सारी रियासतें, उसमें ईसाइयों को खींच के ला के बसाया गया गरनाता में। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जो लोग, बहुत सारे यहूदी और मुसलमान जो कन्वर्ट हो गए ईसाइयत में उस वक़्त, उनकी परसिक्यूशन का सिलसिला जारी रहा। उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि अपने अक़ीदे से हट जाएं। आहिस्ता आहिस्ता से मस्जिदें थीं या जो भी इस तरह के सेंटर थे, उन तमाम को भी चर्चों में बदल दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता से इस अक़ीदे को मुकम्मल तौर से स्पेन से ख़त्म कर दिया गया। तो आज गरनाता शहर को जगह आप विज़िट करें तो यहाँ पर बेतहाशा चर्चेज़ हैं, और ये सारे के सारे चर्चेज़ ये वो थे जो कि पहले मस्जिदें थीं और इन मस्जिदों को कन्वर्ट किया गया चर्चों के अंदर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो हमने कुर्तुबा में देखी थी, जो मस्जिद कुर्तुबा है कि जिसे फिर बाद में कैथेड्रल में या चर्च में बदल दिया गया। तो बहरहाल अब वो एक यूनेस्को हेरिटेज है, यूनेस्को की प्रोटेक्शन में वो बिल्डिंग है। अल-हमरा पैलेस के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया में पाई जाती है, और वो ये कि अल-हमरा शायद अरबों के या मुसलमानों के उरूज की एक निशानी समझा जाता है। लेकिन असल में ये, इसकी अगर तारीख़ जो लोग जानते हैं तो ये अल-हमरा उरूज की नहीं बल्कि एक ज़वाल की तस्वीर पेश करता है कि ये कुर्तुबा के बनु उमैया के हाथ से निकल जाने के बाद, जैसे मैंने बताया था, इब्न अल-अहमर जब गरनाता का बादशाह बना तो उसने ये फिर तमीर करवाया था। और ये वो वक्त था कि जब ये अल-अंदलस का इलाका बनु उमैया के हाथ से बहुत हद तक निकल चुका हुआ था, और बस ये आखिरी एक शहर था कि जिसके अंदर आखिरी कुछ साल बनु उमैया के एक आखिरी खलीफा ने गुजारे, और उसी दौर में ये अल-हमरा पैलेस बना। और उसके बनने के कुछ ही अरसे के बाद गरनाता भी ईसाई बादशाहों के कब्ज़े में आ गया। हाँ, तो दोस्तों किसी ने मुझे बताया कि ये गलियों के अंदर से होते हुए एक रास्ता कहीं किसी पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है,
कि जहाँ से अलहमरा का बड़ा शानदार व्यू है नज़र आता है। ये देख लो भाई, गरनाता का ओल्ड टाउन। ये बिल्कुल तंग सी गली के अंदर एक बाज़ार है, बिल्कुल उसी तरह का बाज़ार जिस तरह के हमारे मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे से बाज़ार नहीं बने होते, छोटी छोटी सी गलियों के अंदर कपड़ों की दुकानें हैं ये, और अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सोवेनियर्स। और मेहंदी भी लगा रहे हैं भाई। यार ये बड़े खूबसूरत किस्म के क्या कहते हैं इनको, फानूस टाइप की चीज़ें रखी हैं ये सारी। और ये है जी कोई बेकरी है, मिठाई की दुकान है, ये सारी अरबों की दुकानें। ये अपना बॉम्बे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, भूख लगी भी इधर आते हैं वापस भाई खाना खाने के लिए। अब्बा ये दुकानें बिल्कुल उसी वक़्त की यहाँ पर हैं कि जब अरब रहते थे, लेकिन उनको तो खैर निकाल दिया गया, लेकिन कुछ आबादी और कुछ उनका कल्चर वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे हमारी अगली डेस्टिनेशन है तो मोरक्को ही, तो ये सारा मोरक्कन कल्चर है, मोरक्कन टाइप की दुकानें, तो ओरिजिनल वहीं जाके देखेंगे भाई। त्रिया बगदाद। ओए होए यार ये चेक करो भाई सिस्टम, एयर कंडीशनिंग ओपन एयर। वाह यार ये सिस्टम बड़ा कमाल है, मुझे पसंद आया। देखो ये ऊपर पाइप लगे हुए हैं और पाइप में से भी आते ये ठंडा पानी ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्प्रे होता है। ओपन एयर एयर कंडीशनिंग। जो मौसम यहाँ का गर्म है और बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ कमाल है यार, ज़बरदस्त। लो भाई एयर कंडीशनिंग देखने के चक्कर में ना अब ये लड़की जो बाहर खड़ी हुई थी उसने रोक लिया, और मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ट्राई करते जाते हैं क्या है इनके पास। एक चीज़ इसने मुझे बड़ी मज़ेदार सी बताई है, कुछ तपास के नाम से, अब पता नहीं क्या है। मैंने से पूछा है कि क्या है ये, तो बोल रही है कि अगर आप कोई भी जूस या कोई भी ड्रिंक लेते हो तो हम उसके साथ कोई भी आपको चिकन या फ्राइज़ या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे साथ फ्री में। पता नहीं अब ये कस्टमर घेरने का एक तरीका है या क्या है, लेकिन बहरहाल माहौल बड़ा मुझे अच्छा लगा था, ज़बरदस्त। ख़ास करके ये जो ओपन एयर कंडीशनिंग की हुई है ना, तो ये देखने के लिए मैं अब बैठ तो गया हूँ। तो अब जूस मंगवाया इससे मैंने, लेट्स सी। सही कह रही थी भाई, ये साथ में ये एक प्लेट में कुछ लेके आई है, पता नहीं क्या है यार, ये आमलेट टाइप की चीज़ है जूस के साथ, ये फ्री में। चलो खाते हैं भाई। वो भैया लूट लिए। नहीं यार लूटा नहीं है, खाली एक ऑरेंज जूस ला के दे दिया है 3 यूरो का। खैर ठीक है, लेकिन साथ में यार कुछ खाने के लिए भी वो टपास जो कह रही थी सही कह रही थी।
तो अब चल के कुछ खाना खाते हैं सही वाला। ये एक पाक इंडिया ग्रिल एक और नज़र आया, ये भी बंद है। यार ये चक्कर क्या है, ये पाकिस्तानी यहाँ गरनाता में जितनी भी दुकानें हैं ये बंद हैं या बंद हो गई हैं। हाँ, तो आते हुए वो जो शवारमा पाकिस्तान वाली दुकान थी वो खुली हुई थी। तो मज़े की बात ये है कि भाई ने दाल चावल भी रखे हुए थे, तो मांगा तो मैंने उससे शवारमा ही, तो ख़ुद ही उसने कह दिया कि यार दाल चावल भी हैं। मैंने कहा भाई दिल से दुआ जाएगी अगर दाल चावल तुम यहाँ गरनाता में खिला दो। तो वो भैया दाल चावल खाए हमने और थोड़ी सी साथ में भी ले लिए। ये खाएंगे अब पराठे के साथ। पराठा मुझे मिला है गरबी की दुकान से, और ये अब लेके चलते हैं वापस अपने कमरे में।